जिनकी चर्चा इस वीडियो में आगे करूंगा। मैं कौन हूं, कहां से हूं, मेरे साथ ये सब घटनाएं क्यों हुई हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन सभी घटनाओं की उत्पत्ति कहां से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन लोगों द्वारा किया गया, उद्देश्य क्या था करने के पीछे, ये सब बताऊंगा। नंबर 3, मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने खुद ही सारी पीड़ा, वेदना, धैर्य की पराकाष्ठा दिखाते हुए लगभग 100 सैनिकों की जान बचाई है। जी हाँ, 100 सैनिकों को मरने से बचाया है। और न सिर्फ उनको बचाया है बल्कि उनके परिवारों को भी उजाड़ने से बचाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मेरे पास एक वीडियो आया है हमारी सेना के एक जवान का। वीडियो 40 मिनट से भी लंबा है, इसलिए मैं इस वीडियो को एक पार्ट में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है किसी की भी समस्या हो, कुछ भी हो, लोगों को इतने लंबे वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जब उनके वेलफेयर की बात हो रही हो, उनकी पेंशन बढ़ने की बात हो रही हो, या दारू बढ़ रही हो, और कुछ चीज़ें होती थी वो देखते हैं। लेकिन इन समस्याओं पर मुझे अच्छी तरह पता है कि कोई ध्यान नहीं देता, ना समय निकालता। उनको ये मतलब है कि मेरे को क्या लेना, मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन इस जवान ने बताया कि इसके साथ जो घटना घटी, इसको इस प्रकार टॉर्चर किया गया कि इसने एक बार दिमाग में ये सिस्टम ले लिया कि या तो अपने आप को या फिर उन अफसरों को साफ कर दे। ऐसा निर्णय फिर इसके ऊपर जो जाल बिछाया, कुछ अफसरों के कहने पर कुछ ओआरएस ने भी इसके ऊपर उल्टे सीधे बातें बोलनी शुरू की। तो एक समय ऐसा आया कि इसको लगा कि मैं तो जाऊं ही जाऊं, 150 ओआरएस और अफसर, उन सब के ऊपर हथियार उठा दो। तो मेरे को तो इस वीडियो को मतलब सुनकर ही, हालांकि जवान संपर्क में था और मैंने यही कहा था कि नहीं, अगर आप ऐसा कोई गलत काम करोगे तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और जो ओआरएस है खासकर, उनके परिवारों को क्या होगा। आपकी सहन शक्ति ही आपसे बड़ी ताकत है, और सहन शक्ति करके फौज से रिटायरमेंट ले लो, छोड़ दो इन चीज़ों को। तो हालांकि धैर्य से इसने काम लेकर वो मामला धीरे धीरे यहाँ तक शांत हो गया। लेकिन ये जवान उस समय की अपनी जो कहानी है वो लोगों के बीच में रखना चाहता है, और वो इसलिए कि कल ना ऐसी स्थिति फिर ना पैदा हो, फिर किसी जवान के दिमाग में ये न चले कि मैं इनको मारूं या खुद मर जाऊं। मैं चाहता हूं इस कहानी को आप पूरा सुने और उस पर विचार करें। मैं पहले भी कहा हूं, हमारे सैनिकों को बहुत से लोग अधिकारियों से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं, या एक दूसरे के ऊपर, अफसरों के ऊपर भी गोलियां चलाई हैं, किसी ने साथियों पर भी चलाई है। ये सारी सेना में भी, पैरामिलिट्री फोर्स में भी, पुलिस फोर्स में भी, क्योंकि अभी कल परसों एक जज महोदय ने उसको अपने ही निजी काम में लगा रखा था, तो यहाँ हरियाणा में भी हुआ है। तो सब जगह ऐसा है, लेकिन ये कोई उसका अंत नहीं है। उन चीज़ों को, या तो जब आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और आप बिल्कुल डूबने की स्थिति में आ रहे हो, तो मैंने कई जगह बताया, रविंद्र फौजी सर्च मारो, ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। आप कम से कम हमारे तक पहुंचो और हम आपको जो होगी ऐसी सलाह देंगे कि आपकी भी जिंदगी बचे, उनकी भी जिंदगी बचे, और कोई रास्ता निकले। और इनका रास्ता निकला तो ये आज सही सलामत है, और वो लोग भी सही सलामत है। बस मैं चाहता हूँ इसकी कहानी को पूरा सुने। मैं 2 या 3 पार्ट में डालूंगा, अगर आप एक साथ नहीं देख सकते तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों पे और उन घमंडी अफसरों पे भी, जो जवान को बिल्कुल ये समझते हैं कि जवान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जवान से जो चाहिए करवा लो, जवान को चाहिए माँ बहन की गालियाँ दो, मतलब जो जवान को बिल्कुल जीरो समझ रखे हैं, उन लोगों के लिए भी ये कहानी बहुत जरूरी है। देख लेना, अगर इस जवान ने ऐसा किया होता तो उसमें आप भी शामिल होते। हो सकता है आप आज, आपके बच्चे आपकी फोटो पर हाथ टाक कर बैठे होते। वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
मैं फिर अफसरों से कह रहा हूँ, ये सहायक प्रथा, जवानों से वेटरगिरी या जवानों को इस तरह की गालियां देना, पता नहीं किस जवान का कब खोपड़ी घूमेगा और क्या कर बैठेगा। इन चीज़ों पर हमारे बड़े अधिकारियों को सोचने की जरूरत है, हमारे सेनाध्यक्ष साहब को सोचने की जरूरत है। मैन पावर पर जो बोझ पड़ रहा है, जो नफरी को आप लेकर बैठे हैं, एक्स्ट्रा निजी कामों में लगा रहे हैं, उस पर विचार जरूर करें, वीडियो शेयर करें। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व व दिवंगत प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हुई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। और मेरे साथ तो सैकड़ों बार हुआ है जब मौत रास्ता रोक कर खड़ी हुई है, लेकिन अपने पेशेंस और उस जिंदा दिली से उसको मात दिया हूं। इस वीडियो में आगे बताऊंगा। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। और जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छुपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम है सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। 2 लाइन मेरी तरफ से, बात ऐसी कि केवल गम ही गम, बात ऐसी कि केवल गम ही गम, दर्द अपने पराए रहे हैं हरदम, हर वक्त रही मेरी आंखें नम, किसको सुनाऊं मैं अपना ये गम। लेकिन हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। पेशेंस, बर्दाश्त, धैर्य, संयम, सहनशीलता, इनकी आखिरी पैमाना क्या है? कोई मुझे बताए? आप सब मुझे बताइए। और मैं बड़े यकीन से कहता हूं, ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई मानदंड नहीं है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है जो मेरे पेशेंस को माप सके, मेरे मानसिक पीड़ा को माप सके। कोविड-19 जब आया तब पूरी दुनिया में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, और वह शब्द था लॉकडाउन। उसी समय सभी लोगों ने महसूस किया कि लॉकडाउन की पीड़ा क्या होती है। लेकिन मैं 1 दशक से लॉकडाउन से कई गुना भयावह बदतर जिंदगी बसर कर रहा हूं। मैं भावनात्मक रूप से लॉकडाउन में, सामाजिक रूप से लॉकडाउन में, मानसिक रूप से लॉकडाउन में, यहाँ तक कि पारिवारिक, आर्थिक, न जाने कितने तरीके से लॉकडाउन में। मेरे साथ हर परिस्थितियां अनुकूल के बजाय प्रतिकूल रही है, और ये सब कुछ पिछले 1 दशक से चला रहा है। कोरोना महामारी जब आया,
और लॉकडाउन लगा, सबको घुटन होने लगी। मुझे तो बड़ा हैरानी हुई, कई लोग सुसाइड भी कर लिए, कोई कुछ और डिसाइड करने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, एकदम भयभीत हो गए लोग, घबरा गए एकदम। ऐसा होना स्वाभाविक था। समाज के बिना व्यक्ति जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है? हालांकि आप इसमें अकेले नहीं थे, ये संकट पूरी दुनिया में थे, लेकिन मैं 1 दशक के दौरान पूरी तरह से अकेला ही इस संकट से जूझ रहा हूं। लॉकडाउन का मुझसे ज्यादा कड़वा अनुभव शायद ही किसी को होगा। आप जरा कल्पना कीजिए कि जिस समाज में आप रहते हैं, लोग आपसे ह्यूमन डिस्टेंस बना लें, इमोशनल डिस्टेंस बना लें, यानी कि भावनात्मक और सामाजिक दोनों तरह से दूरी बना लें, और लोगों का बिहेवियर आपके प्रति बदल जाए। इतना ही नहीं, लोग आपको ट्रोल्स करना शुरू कर दें, मजाक उड़ाना शुरू कर दें, कहीं भी जाएं आप, और भाषा भी इतना अभद्र, इतना कटु जो कहने योग्य नहीं है। पागल कहा गया, कुत्ता कहा गया, गे कहा गया, मजाक उड़ाया गया, मेरे ऊपर हंसा गया, MCBC का प्रयोग किया गया। ट्रेन में हो, यात्रा के दौरान हो, बाइक से कहीं जा रहे हो, सार्वजनिक जगह पर मुझे हर बार कई बार, अनेकों बार इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ा है। कई बार तो परिवार में या किसी सगे संबंधी रिलेटिव के यहाँ कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यहाँ तक कि किसी का देहांत हुआ है और मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूं, उनके दुख दर्द में शामिल होने जा रहा हूं। आंखों में आंसू है, दिल में बेइंतहा दर्द है, पीड़ा है, लेकिन उस दौरान भी नहीं बख्शा गया। उस दौरान भी मुझे इन चुनौतियों से दो चार होना पड़ा है। कई जगहों पर भीड़ तंत्र भी मेरे खिलाफ इकट्ठा हुई। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आपने सुना होगा, हालांकि ये शुरुआती दौर में हुई था, लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा कि भीड़ तो इकट्ठा हुई, लेकिन कोई मुझे छू भी नहीं सका। इन 1 दशक के दौरान दुनिया का कोई ऐसा कटु शब्द नहीं है जिसका अनुभव मैंने न किया हो, जिसका इस्तेमाल मेरे लिए ना हुआ। बलगर की संज्ञा दे दी गई, चोर, घटिया, जहां से इन समस्याओं का जन्म हुआ, जो लोग इसके जन्मदाता है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा, सब कुछ से नवाजा गया है, सब आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और यह सब कुछ 1 दशक से कंटिन्यू है। कई बार तो मेरे दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। कई जगहों पे हर दिन का यही रूटीन रहा है। आप खुद को मेरी जगह रख कर देखिए, जरा सोचिए, अगर आपके साथ इतना कुछ होता तो आप कितने दिन जीवन या जीने की कल्पना कर सकते थे। लेकिन मैं 1 दशक से लगातार इन समस्याओं से जूझ रहा हूं। अभी कुछ बिंदुओं को बता रहा हूं जिनकी चर्चा इस वीडियो में आगे करूंगा।
मैं कौन हूं, कहां से हूं, मेरे साथ ये सब घटनाएं क्यों हुई हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन सभी घटनाओं की उत्पत्ति कहां से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, किन लोगों द्वारा किया गया, उद्देश्य क्या था करने के पीछे, ये सब बताऊंगा। नंबर 3, मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने खुद ही सारी पीड़ा, वेदना, धैर्य की पराकाष्ठा दिखाते हुए लगभग 100 सैनिकों की जान बचाई है। जी हाँ, 100 सैनिकों को मरने से बचाया है। और न सिर्फ उनको बचाया है बल्कि उनके परिवारों को भी उजाड़ने से बचाया है।